देखेंगे। आई लेफ्ट माय एयरिंग पार्टी टू हेल्प माय फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन डेप्थ्स का एपिसोड 7। और अभी मरीना ने युग को बताया है कि मरीना को यह आइडिया लग चुका है कि इस क्यूब यानी कि ब्लैक बॉक्स को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए मरीना को युग की जरूरत है। और मरीना की बात सुनकर युग कहता है, तो क्या ये इस टाइप का आर्टिफैक्ट है जिसे एक एल्केमिस्ट की जरूरत है, और वैसे तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मरीना कहती है, तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा और इस ब्लैक बॉक्स को वो सब कुछ बताना होगा जो तुम मेरे बारे में जानते हो। और फिर युग ध्यान लगाता है और मरीना के बारे में सोचने लगता है, और बस थोड़ी ही देर में इस ब्लैक बॉक्स की शेप बदल जाती है और ये ट्रांसफॉर्म होकर एक समुराई की स्वॉर्ड में बदल जाता है। और ये देखकर मरीना बहुत खुश होती है और युग मरीना से पूछता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन मरीना युग को कुछ नहीं बताती और बस कह देती है कि ये एक सीक्रेट है। और युग कहता है, प्लीज मुझे कोई हिंट तो दो। और फिर मरीना कहती है, हम कह सकते हैं कि एक बच्चे को सिर्फ मम्मी की ही नहीं बल्कि पापा की भी जरूरत होती है। ये सुनकर युग चिल्लाता है और कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस बात का क्या मतलब है। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज क्लोवर पार्टी का एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर जाने का दूसरा दिन है और युग लाइव स्ट्रीम चालू करता है और बाकी मेंबर से कहता है, आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें डंजन के तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंचना है और इसके अलावा हमें किसी भी अजीब चीज को इन्वेस्टिगेट करना है। फिर अगले सीन में क्लोवर पार्टी फर्स्ट फ्लोर को पार करके सेकंड फ्लोर की तरफ जा रही है और जब ये लोग सेकंड फ्लोर में पहुंचते हैं तो इन्हें दिखता है खुला आसमान और बहुत बड़ा मैदान। और इस जगह को देखकर ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक डंजन के अंदर खुला आसमान होना एक नामुमकिन जैसी चीज है। और फिर युग कहता है, हम सबको शांत रहना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस तरीके के एरियाज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बात बस ये है कि हम अभी सेकंड फ्लोर में हैं, लेकिन इस तरीके के एरियाज 20वें फ्लोर के बाद आने चाहिए थे। और फिर रेन युग के कंधों पर चढ़ जाती है और अपने टेलीस्कोप आई मैजिक की मदद से इस एरिया में काफी दूर दूर तक देखने लगती है। और काफी देर देखने के बाद रेन को कोई मॉन्स्टर तो नहीं दिखता, लेकिन रेन को एक घर नजर आता है। और फिर ये सब लोग घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इन सबको ही एक डंजन के अंदर एक घर होना काफी अजीब चीज लग रही है। और फिर काफी देर चलने के बाद ये लोग घर तक पहुंच जाते हैं और अचानक घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और कहती है, मेरे घर पे काफी समय से कोई मेहमान नहीं आया और क्या तुम लोग चाय पीना चाहोगे? और अगर तुम लोग भूखे हो तो तुम मेरे घर के अंदर आके खाना खा सकते हो। इस बूढ़ी औरत को देखकर ये सब काफी हैरान हो जाते हैं और युग कहता है, एक डंजन के अंदर एक इंसान का रहना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मैं इसके अंदर से कोई ईविल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर ये बूढ़ी औरत दोबारा इनको घर के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन युग कहता है, माफ करना लेकिन हम इस घर के अंदर नहीं जा सकते। बूढ़ी औरत कहती है, अगर ऐसा है तो जल्द ही अंधेरा होने वाला है। और अचानक यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और ये घर ट्रांसफॉर्म होकर एक कासल में बदल जाता है और ये लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत लेडी पेरेस्फोन है जो इमॉर्टल है और इस जगह की रूलर है। और युग कहता है, ये लेडी फेरेस्फोन है जो गॉडेस है, जो मौत और जिंदगी को उलट पुलट कर देती है। और फिर लेडी फेरेस्फोन कहती है, मैं यहाँ पर हजारों सालों से कैद हूँ और मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आ गए और अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। लेकिन अचानक युग अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, द ग्रेट इमॉर्टल रूलर, हम दोबारा मिलेंगे जब मेरी जिंदगी इस दुनिया में अंत के काफी करीब आ जाएगी। ये सुनने के बाद लेडी फेरेस्फोन युग के करीब आती है और कहती है, जो बात तुमने कही है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और लेडी फेरेस्फोन फिर युग को कर्स कर देती है, जिससे युग के चेहरे पर कर्स मार्क आ जाता है। और फिर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और अब ये जगह लगातार इनका माना भी चूसती जा रही है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे यहाँ से भागकर सेफ्टी एरिया तक पहुंच जाते हैं। और अब ये लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं और युग भी लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और कहता है, उस जगह ने रात के वक्त मेरा सारा माना चूस लिया और अब मैं रिफ्रेश माना का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर नेने युग को शीशा दिखाती है और युग कर्स मार्क को देखकर सोचता है, ये जरूर फेरेस्फोन का कर्स होगा। और फिर खाना खाते हुए युग लड़कियों को बताता है, मैंने रेमा जुर्का की कहानी में पढ़ा था कि कहानी का मेन कैरेक्टर लेडी फेरेस्फोन से कहता है, द ग्रेट इमॉर्टल रूलर, हम दोबारा मिलेंगे जब मेरी जिंदगी इस दुनिया में अंत के काफी करीब आ जाएगी। और ये बात कहकर कहानी का मेन कैरेक्टर जिंदा बच गया था और मुझे खुशी है कि मेरे कहने पर भी लेडी फेरेस्फोन ने मुझे जिंदा छोड़ दिया और वो डायमेंशन इस दुनिया से नहीं है जिसको लेडी फेरेस्फोन रूल करती हैं। और वहाँ पर सब कुछ उलट पुलट है, दिन रात है, रात दिन है, जवानी बुढ़ापा है। और यह हम कह सकते हैं कि वो पूरी दुनिया ही बिल्कुल उल्टे तरीके से काम कर रही है। और मुझे लगता है कि ये सब इस डंजन एक्रोमेटिक डार्कनेस की वजह से हो रहा है।
रेन युग से पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये सब एक्रोमैटिक डार्कनेस की वजह से हो रहा है? युग बताता है, एक्रोमैटिक डार्कनेस के अंदर एबिस गेट है और मुझे लगता है कि एबिस गेट इस दुनिया को दूसरी दुनियाओं से कनेक्ट करता है और मुझे लगता है कि एबिस गेट की वजह से एक्रोमैटिक डार्कनेस दूसरी दुनियाओं को डंजन के अंदर कॉपी कर रही है। और ये सब सुनने के बाद लड़कियां काफी सरप्राइज हो जाती हैं। और फिर युग आगे कहता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से जहाँ तक है हम 30वें फ्लोर पर हैं। और फिर काफी देर बातचीत करने के बाद ये लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एक्रोमैटिक डार्कनेस की सीढ़ियां इन्हें काफी सारे फ्लोर स्किप करवा चुकी हैं। जिसके बाद युग कहता है, अब इस स्क्रॉल का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन लड़कियां कहती हैं कि अभी इनको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इनके पास माना बहुत ज्यादा कम है और अगर युग स्क्रॉल ऑफ एग्जिट का इस्तेमाल करेगा तो इसमें युग का बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल होगा। और फिर ये सब लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही युग की आंख खुलती है वैसे ही साइमन युग के पेट में लात मारता है और इस समय युग बंधा हुआ है और युग देखता है कि इसके बाकी सारे मेंबर्स भी बंधे हुए हैं और लड़कियां इस समय नींद में हैं। जिसके बाद युग कहता है, साइमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने लड़कियों के साथ क्या किया है? कमीला कहती है, हमने बस इनको थोड़ी देर के लिए सुलाया है। और बैरी कहता है, क्या तुम देख सकते हो कि हमने इनके गले पर क्या लगा रखा है? और युग ये देखकर कहता है, आखिर तुमने इनके गले पर एक स्लेव कॉलर क्यों लगा रखा है? फिर साइमन कहता है, हमें ये आइटम हमारे एक स्पॉन्सर ने दिया है और वो तुमसे बहुत नफरत करता है और इस आइटम की मदद से मैं जो कहूंगा ये लड़की वही करेगी। युग कहता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो तुम एक क्रिमिनल माने जाओगे। साइमन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों ही किसी भी परेशानी से बाहर रहेंगे। और फिर साइमन युग को एक ऑफिशियल पेपर दिखाता है और इस पर साइन करने के लिए कहता है। और फिर थंडरपाइक पार्टी युग को बताती है कि इस ऑफिशियल पेपर पर साइन करने का मतलब है कि क्लोवर पार्टी ने थंडरपाइक पार्टी को अलायंस के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी और एल्व्स के खिलाफ जो भी अश्लील भाषा का इस्तेमाल हुआ उसके लिए क्लोवर पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन युग इस पर साइन करने के लिए मना करता है। जिसके बाद साइमन युग के बाल पकड़कर कहता है, अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं इस लड़की को बैरी के साथ मजे करने का ऑर्डर दे दूंगा। युग कहता है, मेरे साइन करने के बाद अच्छा यही रहेगा कि तुम उसको छोड़ दो। ये सुनकर साइमन को गुस्सा आ जाता है और साइमन युग को पीटने लगता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो और मैंने तुमसे क्या पहले नहीं कहा था कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। फिर साइमन युग को पीटना बंद कर देता है और कहता है, जिस लड़की के गले में स्लीव कॉलर है मैं उसको इस जंगली डार्क एल्फ को मारने का ऑर्डर दूंगा। जिसके बाद युग को समझ आएगा कि मैं कितना ज्यादा सीरियस हूँ। बैरी कहता है, साइमन रुक जाओ और अगर तुम इसको मारने ही वाले हो तो क्यों ना तुम पहले इससे मुझे मजे लेने दो। तभी युग कहता है, तुम लोग रुक जाओ और मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। और फिर जब युग साइन करने ही वाला होता है तभी अचानक एक भूकंप आकर रुक जाता है और युग इधर उधर देखने लगता है क्योंकि युग को कुछ अजीब फील हो रहा है। लेकिन साइमन युग पर चिल्लाता है और साइन करने के लिए कहता है और युग कहता है, साइमन क्या तुम्हें कुछ अजीब फील नहीं हो रहा? और फिर अचानक दोबारा भूकंप आने लगता है और इनके नीचे की जमीन टूटने लगती है। जिसके बाद ये सब नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन अचानक जेमी फॉल कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को और क्लोवर पार्टी को गिरने से बचा लेती है और ये सब लोग बड़े आराम से जमीन पर लैंड करते हैं और क्लोवर पार्टी को कोई भी चोट नहीं आती। लेकिन थंडरपाइक पार्टी के सारे मेंबर्स बहुत बुरी तरीके से जमीन पर गिरे हैं जिससे वो काफी घायल हो चुके हैं। और ऐसा करने पर साइमन को जेमी पर गुस्सा आ रहा है और तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सामने काफी सारे ऑक्स आ चुके हैं। लेकिन जेमी जल्दी से साइमन के पास से युग का मैजिक बैग उठाती है और युग को लौटा देती है। फिर युग ऑक्स को रोकता है और इस दौरान जेमी अवेकन मैजिक का इस्तेमाल करके लड़कियों को जगा देती है और इनकी रस्सियां काटकर इनको आजाद कर देती है। और फिर रेन मॉन्स्टर्स को रोकने का काम करती है और युग स्क्रोल ऑफ एग्जिट को बाहर निकालकर सबको करीब आने के लिए कहता है और जेमी से साइमन और बाकी सबको लाने के लिए भी कहता है। लेकिन जेमी कहती है, ये सब गंदे काम करने के बाद भी तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो? युग कहता है, उनको सजा देने का काम कानून का है और हम उनको यहाँ मरने नहीं दे सकते। और अचानक साइमन रेन के गले पर तलवार लगा देता है जिस वजह से ऑक्स इनकी तरफ आने लगते हैं और मरीना और सिल्क को ऑक्स को रोकने का काम करना पड़ता है। और युग सोचता है, जब तक ये स्क्रोल ऑफ एग्जिट एक्टिवेट है तब तक मैं किसी भी और तरीके का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अचानक जेमी साइमन के ऊपर पीछे से हमला कर रेन को भागने के लिए कहती है और फिर रेन भागकर युग तक पहुंच जाती है। लेकिन साइमन जेमी के मुंह पर कोहनी मारकर उसे गिरा देता है और युग की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी कमीला और बैरी साइमन से मदद मांगते हैं लेकिन साइमन उनके ऊपर चिल्लाता है,
चुप हो जाओ और खुद को खुद संभालो और मैं यहाँ से जिंदा जाने वाला हूँ। और फिर साइमन लंगड़ाता हुआ यूक की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जेमी साइमन के ऊपर अपना एक मैजिक अटैक करती है, जिससे साइमन जमीन पर गिर जाता है और यूक तक नहीं पहुंच पाता। और जेमी कहती है, मैं तुम्हें यूक और उसके दोस्तों को और ज्यादा चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। और फिर यूक जल्दी से जेमी को करीब आने के लिए कहता है, लेकिन जेमी यूक तक नहीं पहुंच सकती और यूक को वो गुड बाय कहती है। जिसके बाद क्लोवर पार्टी स्क्रोल ऑफ एग्जिट की मदद से यहाँ से टेलीपोर्ट होकर डंजन से बाहर चली जाती है। और फिर ऑक्स आगे बढ़ते हुए थंडरपाइक पार्टी के काफी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद साइमन एक आर्टिफैक्ट निकालता है और कहता है, अब मुझे यही करना होगा। और फिर साइमन ये आर्टिफैक्ट अपने गले पर लगाता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। और फिर ऑक्स थंडरपाइक पार्टी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।